ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड-19 पर वर्तमान स्थिति और तैयारियों पर प्रेस वार्ता। डॉक्टर बलराम भार्गव, डीजी ICMR। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की देश में, ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहां भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहां ये 35 गुना भारत की संख्या से है। डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहां जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस of policy makers as well as people who are managing public health challenges. तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर ही ध्यान हम केंद्रित न करें, हम ये भी देखें कि प्रतिदिन जो नए केसेस की ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो लगातार घट रही है। अगर आप मार्च महीने में देखें तो केसेस के बढ़ने की जो गति थी वो लगभग 31% था, फिर मई में वो 9% हो गया, मई के अंत आने तक वो 4.82% हो गया, लगभग 5% आप मान सकते हैं। और अगर आप 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो ये 3.24% है। निरंतर इसमें घटोतरी हुई है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में वो 3,11,565 हैं, जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं। अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं, और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं। आप ये देखेंगे कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर्ड केसेस से ज्यादा थे, यानी 2 मई से लेकर 30 मई तक जो अंतर था वो एक्टिव केसेस के पक्ष में था, यानी एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा थी और जो रिकवर्ड केस हो गए, जो लोग ठीक हो गए, घर चले गए, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद से ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1.8 टाइम्स हैं एक्टिव केसेस के, यानी 1.8 गुना ज्यादा मात्रा में लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट किस प्रकार से चल रहा है ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे कि मई में रिकवरी रेट लगभग 26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया और जुलाई आने तक 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज्यादा स्टेट्स दैट हैव रजिस्टर्ड 65 to 70% रिकवरी रेट, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहां की रिकवरी रेट इज हायर देन द नेशनल एवरेज। अब एक ये तथ्य है जिस पर काफी बहस होती है। पिछले सप्ताह के इंटरैक्शन में जो आपके साथ हुआ,
हम इसको नहीं छू पाए थे, तो कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करते हैं, अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए। आज हम करेंगे। कैसे? हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया। जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था, उस समय अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां आरटी-पीसीआर टेस्ट होते थे पूरे देश में। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के, 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम आरटी-पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रू नेट और सीबी नेट आधारित भी हैं। इसमें केवल क्षमता का अंतर है। जहां आरटी-पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं, वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है, और जहां ट्रू नेट और सीबी नेट का इस्तेमाल होता है, वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है। अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूं। दो तरह की बातों पर बहस होती है। एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बहस ये होती है कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की। मैं ये बताना चाहूंगा, WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है। They elaborate this concept of comprehensive by saying, and I am now converting it into Indian numbers, they say that if you are testing 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं? उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहां बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, उनके लक्षणों के अनुरूप। अगर उन्हें फिजिकली वहां से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो संक्रमण को, इन्फेक्शन को न फैलाएं, तो वो भी हमें करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं, WHO का मापदंड और कितने राज्य उस मापदंड पर खरे उतर रहे हैं, अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं तो इस बात की संभावना रहेगी कि आप केसेस को पहले पकड़ पाएं, अर्ली डिटेक्शन कर पाएं, और अगर आप पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहले इलाज करेंगे और लोग बेहतर होकर घर जा पाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी लगातार अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ICU बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में इन्फेक्शन का बर्ताव अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो आज
हमारी अधिकांश बेड्स खाली हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति हर समय बनी रहेगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रहने की आवश्यकता है, जो हम प्रत्येक राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी कार्य करती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन जब तक समाज, समुदाय, कम्युनिटी इस पूरी इंटरवेंशन की ओनरशिप नहीं लेगा तो जो वांछित रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुल रही हैं देश में, उस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाटएवर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डज, until and unless the governments are supported by committed action on the part of the community and a very strict adherence to physical distancing, wearing of mask and hand and respiratory hygiene, we will not be able to win this war. So therefore, the involvement of community is of utmost and critical importance in winning the war against COVID-19. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DGICMR से। India is considered as the pharmacy of the world. Now, 60% of the drugs utilized in the United States of America are of Indian origin. So these are generics produced in India, where India has established itself over the years. This is possibly well known to many people in the world. Having said that, the important fact that is not known is that 60% of the vaccines supplied in the world, whether it be Africa or Europe or Southeast Asia or anywhere, are of Indian origin. So India is perceived and is an important player in the vaccines for supply for the world. That is the most important point to remember. So any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number one, or by China, because these are the two major producers of vaccine in the world, and India is 60% of the vaccines in the world. So that is an important point to remember, and that every developed nation, everyone who's trying to develop a vaccine is aware of, and therefore they are in communication with India for the vaccine distribution ultimately, if it's developed, to the whole world, manufacture as well. Over and above that, there are two Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice and in rabbits, and these data were submitted to the Drug Controller General of India, following which both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. Having said that, now these candidate vaccines got DCGI approval and for early human trials early this month, that is in the 2nd of July and actually 29th of June. From India's perspective, we have two candidate vaccines which we are trying all our efforts to fast track it, and it is the moral duty. There should not be a delay by not even a day for the IRB or the regulatory clearances for these vaccines, so that we can break the transmission of the virus as soon as possible and take care of this disease, which is a global pandemic. So this is really, I want to emphasize that still 60% of the other vaccines, whether it be polio or other mumps, measles, rubella, they're all manufactured in India and are given to the international agencies to supply to the world. So I think this becomes an important aspect for India to fast-track its vaccine development, fast-track the international vaccine development, and facilitate as a world together. जिसे हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, it's a world citizenship, so we have to work together to develop these vaccines for everyone. कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड-19 पर वर्तमान स्थिति और तैयारियों पर प्रेस वार्ता। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।